नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भारत व समकालीन विश्व भाग 2 पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा इतिहास का खंड है। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद, हमने पहले अध्याय की शुरुआत की थी यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हमें उसका पहला खंड, जो कि कई खंडों में विभक्त है, उसका पहला खंड पढ़ना था। क्या? फ्रांसीसी क्रांति व राष्ट्र का विचार। तो आपको पहले से पता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसी ने राष्ट्रवाद के विचार को जन्म दिया था। तो राष्ट्रवाद का विचार सर्वप्रथम कहां से पनपा? फ्रांसीसी क्रांति से। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, जिसमें निरंकुश शासक लुई 16वें को पद से हटाया जाता है और वहां के जो फ्रांसीसी नागरिकों का समूह है उसको सत्ता हस्तांतरित होती है, यानी राजतंत्र समाप्त होता है और जनतंत्र आता है। तो यह था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इसमें क्या होता है तो राष्ट्रवाद की आप देख लीजिए, पहली लाइन क्या लिखी हुई है। तो फ्रांसीसी जो क्रांति है वह 1789 में हुई थी और इसी से राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। तो वे कौन कौन से कदम थे, तो एक एक करके आइए देखते हैं। देखिए, तो पहला विचार है, यानी कि पहला जो कदम है वह 2 विचार सामने आते हैं फ्रांसीसी क्रांति द्वारा। एक है ला पैत्रे का और एक है ले सिटोएन का। ठीक है, ला पैत्रे का अर्थ होता है पितृभूमि और ले सिटोएन का अर्थ होता है नागरिक। ठीक है, तो इन विचारों ने लोगों में यह सामूहिक भावना होने के लिए, मतलब सामूहिक पहचान की भावना जगाने का बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, कौन कौन से विचारों ने? ला पैत्रे के विचार और ले सिटोएन के विचार ने। ठीक है, तो ये अगला क्या है? पहले के राष्ट्रध्वज के स्थान पर, तो जब राजतंत्र था तो एक राष्ट्रध्वज होता था, तो उस राष्ट्रध्वज को हटाकर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक तिरंगा झंडा अपना लिया। ठीक है, भारत का तिरंगा झंडा नहीं अपनाया, उन्होंने अपना एक झंडा अपनाया जिसमें भी 3 रंग थे। ठीक है, ट्राई कलर थे। तो पहले के राष्ट्रध्वज के स्थान पर नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा अपना लिया गया। तो एक नया कदम यह भी हो गया। अगला कदम क्या उठाया इन्होंने? स्टेट जनरल। तो पहले स्टेट क्या है? तो स्टेट फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था, जिसमें पहला वर्ग पादरी वर्ग कहलाता था, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा सामान्य वर्ग। ठीक है, तो इन तीनों वर्गों में से कुछ प्रतिनिधियों को राजा चुनता था कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं जो प्रतिनिधि होते थे, तीनों वर्गों से आते थे, उन्हें ही कहा जाता था स्टेट जनरल, जिसका पहले चुनाव राजा खुद करता था, राजा खुद चुनता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया? नागरिकों द्वारा इसको करवाने लगा, मतलब कि इसके नागरिक ही भाग लेने लगे, सक्रिय नागरिक। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा होने लगा, यानी सभी नागरिक नहीं ले रहे हैं भाग, सक्रिय नागरिक ले रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कई तरह से व्यवस्थाएं की गई थी कि इसके पास यह व्यक्ति इतना ज्यादा है, इसके पास, मतलब कि उसमें भी देखा जाने लगा, भेदभाव था इसमें भी। लेकिन पहली बार शुरुआत होती है कि नागरिक भाग लेते हैं किसमें? स्टेट जनरल के चुनाव में। ठीक है, राजा नहीं चुनता है। वह इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? जनरल असेंबली कर दिया गया। तो अब स्टेट जनरल का नाम स्टेट जनरल ना होकर जनरल असेंबली हो गया। ठीक है, इसके बाद नई स्तुतियां रची गई, शहीदों का गुणगान हुआ। तो जो शहीद हो रहे थे उनका गुणगान किया जाने लगा। ठीक है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ठीक, यहां पे देखिएगा, अगला जो है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। ठीक है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, जो कानून स्थापित होते हैं उन कानूनों को सही ढंग से चलाने के लिए या कानून बनाने के लिए जो स्थापना होती है, तो उसे चलाने के लिए एक हमें प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जैसे डीएम, एसडीएम, ये सभी क्या है? हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के अंग हैं। ठीक है, तो यह क्या करते हैं? कानूनों का सही ढंग से पालन करवाते हैं और कुछ कभी कभी कानून बनवाने में भी भाग ले लेते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। तो यह जो स्थापना होती है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की, जो लागू होती है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, यह जो उसके क्षेत्र में, केंद्रीय मतलब यह केंद्रीय हो गया ना, तो इसके क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए इसके द्वारा। ठीक है, अगला क्या है? आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। अब यहाँ पे क्या होता था कि कोई यहाँ से यहाँ जाता था तो इसको शुल्क देना पड़ता था, निर्यात और आयात का। ठीक है, तो अब यह जो आंतरिक है, जैसे हम मान लेते हैं उत्तर प्रदेश से हम लोग जाते हैं बिहार में, तो वहां पर क्या होता था? पहले के फ्रांस को देखें, अगर मान लें 2 राज्य यहाँ पे ए और बी हैं, यह मान लेते हैं पूरा फ्रांस है। ठीक है, यहाँ पे कई भागों में यह विभक्त है, ए बी सी मान लेते हैं, डी यहाँ पे है। ठीक है,
तो अगर यहां से यहां पर व्यापार होना है तो इन लोगों को आयात और निर्यात शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, तो आंतरिक ही अंदर शुल्क इनको देना पड़ता था, अपने ही क्षेत्र में शुल्क, निर्यात और आयात शुल्क देना पड़ता था। तो जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो इसके द्वारा इस शुल्क को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। आंतरिक जो निर्यात और आयात शुल्क है उसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, भार व माप की एक समान प्रणाली लागू की गई। भार व माप की एक समान प्रणाली लागू की गई। अब पहले क्या होता था कि फ्रांस के ही कई हिस्सों में क्या होता था कि कहीं पर 1 केजी में 900 ग्राम होते थे, कहीं पर 700 ग्राम। तो इस तरह से माप तौल की प्रणालियां एक समान नहीं थी। ठीक है, माप तौल की एक समान प्रणालियां नहीं थी। तो बाद में फ्रांसीसी क्रांति ने क्या कर दिया, तो भार व माप की एक समान प्रणाली लागू कर दी गई। ठीक है, तो भार और माप की एक समान प्रणाली लागू कर दी गई। या फिर कई क्षेत्रों में जो मापने की प्रणाली होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ मापने के लिए जो क्या होता है, मीटर होता है, तो कई प्रकार से आते हैं, कड़ी होती है, ये सब फलाना ठिकाना आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं, नापने का कई तरीका होता है। ठीक है, तो उसी तरह से फ्रांस में भी एक रूपता नहीं थी, फिर एक रूपता लाई गई। ठीक है, नापने के लिए प्रणाली में, और किसके लिए, जो माप तौल की प्रणाली होती है उसके लिए। तो भार व माप की कौन सी एक समान प्रणाली अपनाई गई। अगला क्या है, फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाई गई। जो फ्रांसीसी भाषा थी, ठीक है, फ्रेंच भाषा आप लिख सकते हैं, यहां पे एक शब्द छूटा है, लिख लीजिएगा। फ्रांसीसी भाषा को आम लोगों की भाषा बनाया गया और क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित किया गया। तो सभी तरह से देखा जाए तो क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनको धीरे धीरे समाप्त किया गया और फ्रांसीसी को उच्च दर्जा दिया गया, जिससे एक भाषा बोलने वाले लोगों का समूह हुआ। ठीक है, एक भाषा बोलने वाले लोगों का क्या हुआ, समूह हुआ, और सभी लोग अपनी अपनी मतलब कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं धीरे धीरे छोड़ते चले गए। तो उनको क्या किया गया, क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित किया गया। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं तो हिंदी बोलने वाला कोई मिल जाता है, जैसे बाहर कहीं गए, मान लेते हैं विदेश गए, तो वहां पे आपको हर जगह अंग्रेजी या दूसरी लैंग्वेज देखने को मिल रही है बोलते हुए, कोई आपसे आके हिंदी में बात करे तो आपको कैसा लगेगा, तो एक जो भावना आएगी ना, वह राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं को, जैसे भारत में ही हर राज्य में देखेंगे आप, बोली में थोड़ा थोड़ा अंतर आते चला जाता है। ठीक है, वो आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो वहाँ पे जो भाषाएं चलती हैं वो तो और भिन्न हो जाती हैं। ठीक, तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको हतोत्साहित कर दिया गया फ्रांसीसी क्रांति में, और क्या कर दिया गया, फ्रांसीसी भाषा को ही आम लोगों की भाषा बना दी गई। ठीक है, तो यह रहा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआती, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। यानी कि आप जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि जो राष्ट्रवाद का बीज पनपा है वह फ्रांस की क्रांति से पनपा है। तो उसमें जो कदम उठाए गए थे फ्रांसीसी क्रांति में, राष्ट्रवाद की भावना जिससे हमें देखने को मिलती है, यानी सामूहिक पहचान की भावना जिससे देखने को मिलती है, वह कुछ कदम थे यहाँ पे। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए इसको। अब आइए देखते हैं आगे। तो अब आगे क्या होता है, तो जो फ्रांसीसी क्रांति का विचार है यह धीरे धीरे और आगे फैलेगा। तो फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने लक्ष्य रखा कि जो यूरोप में जो निरंकुश राजशाही है, निरंकुश राजसत्ता है, उसको हटाकर धीरे धीरे हम जनतंत्र को लाएंगे। तो निरंकुश राजाओं से आजाद कराना इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का लक्ष्य क्या था, तो ध्यान देंगे, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की, क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि उनका लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना है। शासकों से मुक्त कराना है। एक चीज छूट रही है, रुक जाइएगा, मुक्त कराना है। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य, यहां पे उनका के स्थान पे क्या रहेगा, फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य, ठीक है, का लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है,
तो इनका तो इन्होंने लक्ष्य बना लिया कि अब मुझे जो है यानी कि फ्रांसीसी जो राष्ट्र है उसका लक्ष्य रहेगा यूरोप में जहां जहां क्या है, जहां जहां क्या हर जगह ही था तो राजतंत्र था उसको हटाना था और जनतंत्र की स्थापना करना था, इन्होंने लक्ष्य बना लिया। तो अब यह धीरे धीरे खबर यूरोप के अन्य भागों तक जाएगी। तो यहाँ पर यह जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शिक्षित वर्ग थे यूरोप के शिक्षित वर्ग व छात्र जो थे, धीरे धीरे ये विचार जब उन तक पहुंचे तो फ्रांसीसी जो यह क्रांति का जो सब कुछ ब्यौरा यूरोप के अन्य भागों तक पहुंचा है, तो वहां के शिक्षित वर्ग और छात्र जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। ठीक है, तो शिक्षित वर्ग और जैकोबिन क्लबों की क्या करने लगे, छात्र जैकोबिन क्लबों की क्या करने लगे, स्थापना करने लगे। और इन जैकोबिन क्लबों ने धीरे धीरे जो फ्रांसीसी सेना है, जो फ्रांसीसी क्या है, सेना है, उनको धीरे धीरे क्या किया, सहारा दिया कि आए हुए हमारे क्षेत्र में प्रवेश करें और अपने विचारों का प्रसार करें। तो फ्रांसीसी राष्ट्र के विचारों का क्या करें, प्रसार करें, क्रांतियों का जो है प्रसार करें। तो इन्होंने सहारा दिया, इन्होंने क्या किया, सहारा दिया, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को या फ्रांसीसी सेना को जैकोबिन क्लबों ने क्या किया, फ्रांसीसी सेना को यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में घुसने में मदद की, प्रवेश करने में, लिख सकते हैं प्रवेश करने में मदद की। ठीक है, तो इन जैकोबिन क्लबों ने, तो जब फ्रांसीसी सेना विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची तो राष्ट्रवाद के विचारों का क्या करने लगी, प्रसार करने लगी। तो इसी फ्रांसीसी सेना का एक व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। अब यह एक सेनापति है। इसी फ्रांसीसी सेना में एक फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी का एक क्या है, सेनापति है। और यह नेपोलियन बोनापार्ट कुछ कदम उठाएगा जिसको हमें पढ़ना होगा, नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। 1804 में जो लाया है, 1804 की नेपोलियन संहिता के नाम से जानेंगे, जिसने अनेक सुधार किए, जहां जहां से यह गुजरा वहां अनेक सुधार किए। ठीक है, सुधार करने के साथ साथ कुछ कमियां भी रह जाएंगी तो अभी बताएंगे। तो नेपोलियन, और यही एक व्यक्ति है जिसने राजतंत्र को फिर से लाने की कोशिश की या लाया भी। ठीक है, तो इसने जो वहां पर लाया गया था जनतंत्र, उसको समाप्त करके फिर से राजतंत्र को स्थापित करता है, अपने आप को राजा घोषित करता है, शासक घोषित करता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, तो जब यह फ्रांसीसी क्रांति आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ, कुछ विचार आए, कुछ कदम उठाए गए उनके द्वारा ताकि लोगों में सामूहिक भावना का प्रसार किया जा सके। और उसके बाद तब क्या होता है, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा कर दी कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र बनकर तैयार हुआ है उसका लक्ष्य यूरोप के लोगों को, जो भी जहां निरंकुश शासक होंगे उनसे मुक्त कराना होगा। ठीक है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब यह विचार बाहर की तरफ यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे शिक्षित वर्ग जो होता है और छात्र वर्ग जो होता है जैकोबिन क्लबों की स्थापना करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैकोबिन क्लबों ने फ्रांसीसी सेना को यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में घुसने में क्या कर दी, मदद कर दी। फिर अब यहाँ देखेंगे कि आप राष्ट्रवाद के विचारों का धीरे धीरे पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, राष्ट्र के विचारों का प्रसार हो रहा है। फिर इसमें एक व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी का क्या था, सेनापति था। इसने 1804 में एक घोषणा लाई, एक तरह से एक घोषणा पत्र ही समझिए, एक तरह से क्या था, इसने सुधारों का एक संहिता बनाई। ठीक है, तो जिसे जाना गया किस नाम से, नेपोलियन की संहिता, 1804 की नेपोलियन की संहिता। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1804 की नेपोलियन संहिता के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले एक बार इसको आप देख लीजिए। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, केवल नोट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें जानना केवल है नेपोलियन बोनापार्ट की 1804 की नेपोलियन संहिता के बारे में। ठीक है, तो अब आइए देखिए, नेपोलियन का जो संहिता, नेपोलियन की संहिता है वह क्या है, 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता। इसके द्वारा क्या होता है, देखिएगा, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो थे वह समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तो जैसे पादरियों को कुछ विशेषता अधिकार प्राप्त थे तो उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया।
कानून के समक्ष बराबरी व संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तो कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया। उसके बाद क्या है, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। तो प्रशासनिक जो ढांचा था जो कि बहुत जटिल था उसको सरल बनाया गया। ठीक है, यानी जो एक तरह से प्रशासनिक ढांचा में आप देखिए जैसे कि सबसे ऊंचे पद पर तो सीएम, फिर डीएम, फिर एसडीएम। ठीक है, आज इस तरह से हम जो विभाजन भारत में देखते हैं यह आसान बना देता है प्रशासनिक ढांचा को। ठीक है, पहले फ्रांसीसी जो फ्रांस में पहले नहीं था, नेपोलियन ने इस ढांचे को क्या किया, बहुत आसान बना दिया। यह हो गया नेपोलियन की नागरिक संहिता जो थी उससे। और उसके बाद क्या हुआ, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और किसानों को भू दासत्व से व जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिला दी गई। इसके बाद देखिए यातायात व संचार प्रणालियों में सुधार किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से देखिए। तो नेपोलियन की नागरिक संहिता या कहते हैं नेपोलियन की संहिता या 1804 की नागरिक संहिता, तो उसमें क्या क्या बातें थी, तो जन पर आधारित जो भी विशेषाधिकार प्राप्त होते थे वह समाप्त कर दिए गए। दूसरा, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, मतलब कि जो संपत्ति आपकी है वह आपकी है। ठीक है, फिर प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया, एक प्रशासनिक ढांचा बनाया गया जिसके तहत सभी अधिकारियों को एक निश्चित कार्य सौंपे गए, विभाजन किया गया। ठीक है, तो प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। उसके बाद सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किसानों को भू दासत्व व जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। ठीक है, तो अब जागीरदारी भी आप लोग एक बात सुन लीजिए जागीरदारी के बारे में क्या होती है। तो जागीरदारी जैसे राजा जब वेतन नहीं देता था, कुछ लोगों को जागीर सौंप देता था। जैसे बिहारी जब जिस राजा के दरबारी कवि थे उसमें उन्होंने एक दोहा लिखा था। तो जो दोहा एक बहुत ही स्पेशल दोहा है उनका, जैसे कि मिलत खिलत लज्जियात वाला जो आप लोग सुने होंगे, तो उसके लिए उनको कई गांवों की जागीरदारी सौंपी गई थी। उस दोहे पर राजा ने कई गांवों की जागीरदारी सौंप दी गई थी, कर दी थी राजा ने। अब यह जागीरदारी से क्या होता था कि जो भी उस गांव से उपज होगी, जो भी उसका टैक्स आएगा, जो भी उसका कर आएगा, वह इस व्यक्ति को मिलेगा, जो व्यक्ति वहां के जागीरदार बन जाएंगे, यानी कि राजा जिनको वह गांव सौंप देगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे तो जागीरदारी शुल्कों की समाप्ति कर दी गई। अब जागीरदारी शुल्क नहीं देना है, यानी उस व्यक्ति को जो जागीरदार है उसको कोई शुल्क नहीं प्रदान करना है। इस तरह से नेपोलियन ने इसको समाप्त किया। तो किसानों को भू दासत्व व जागीरदारी शुल्कों से क्या कर दी, मुक्ति दिला दी। उसके बाद है यातायात व संचार प्रणालियों में सुधार किया गया। ठीक है, तो यातायात व संचार प्रणालियों में सुधार किया गया। यह है जो नागरिक संहिता 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता के जो विशेष बातें हैं वह यह रही। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब देखिएगा, पहले जो शुरुआत में इन सभी उपयोगों को देखते हुए अगर इन सभी लाभों को देखा जाए तो लाभ तो दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो फ्रांसीसी सेनाएं हैं वे कर बढ़ाने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या होने लगा, क्षेत्रों में कर बढ़ाने लगती हैं। उसके बाद सेंसरशिप लागू कर देती हैं। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जैसे कोई खबर छपनी है, मान लेते हैं एक अखबार छपा और उसमें कोई न्यूज है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है, तो वह पहले अखबार प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा, वह उनसे संबंधित जो भी खबर होगी, गलत खबर होगी, उसको हटाएंगे। ठीक है, और फिर वह अखबार प्रसारित होगा देश में, तो यह कहलाता है सेंसरशिप। जैसे कोई मूवी होती है तो उसमें जो भी भड़काऊ सीन होते हैं उसको हटाने के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया गया है, तो वहां से वह मूवी पास होती है, जब जाके जो होती है प्रसारण के लिए आती है। ठीक है, तो सेंसर कहलाता है। तो सेंसर लगा दिया, नेपोलियन ने खुद सेंसर व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक है, तो इससे संबंधित जो बुरी खबरें होती थी वह बाहर नहीं आ पाती थी। और इस तरह से देखा जाए कर बढ़ गया और जो सेंसरशिप लागू हो गई। उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता सबकी छीन ली गई। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, तो पहले फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत जो है यूरोप के अन्य क्षेत्रों में किस तरह से होता है, तो स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले लोगों के रूप में होता है। लेकिन जब इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली और कर बढ़ा दिए, उसके बाद सेंसरशिप लागू कर दी, तो ये क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे दुश्मनी इनके साथ पनपने लगी क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस तरह से फिर आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब हम लोगों का अगला जो भाग होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यह भाग होगा, तो हम देखेंगे इसको अगले भाग में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।